नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। तिहाड़ जेल पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने ईडी के सामने लिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ये दोनों ही दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। आतिशी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट कर कहा कि कल सुबह 10 बजे वो करेंगी बड़ा खुलासा। कोर्ट से लेकर तिहाड़ तक क्या रहा दिन भर, बताएंगे आपको। साथ ही आम चुनाव से पहले कांग्रेस को मिली राहत। इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस पर 24 जुलाई तक नहीं होगी कार्रवाई। आयकर विभाग पर कांग्रेस का पहले हमला, अब आभार। होगी चर्चा राजनीतिक दलों से। टैक्स के फेर में कांग्रेस आगे क्या। साथ ही कच्चाथीवू पर राजनीतिक लड़ाई तेज। क्या है श्रीलंका को कच्चाथीवू द्वीप देने पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बताएंगे। साथ ही होगी देश दुनिया और खेल की भी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। दिल्ली की शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में। केजरीवाल ने ईडी के सामने पहली बार लिया दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। भाजपा ने कहा अब अन्ना नहीं, लालू प्रसाद हैं केजरीवाल के गुरु। केंद्र सरकार ने कहा आयकर मांग के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल नहीं की जाएगी कोई दंडात्मक कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में कहा आगामी लोकसभा चुनाव के कारण जुलाई 2024 तक नहीं होगी कार्रवाई। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 3,567 करोड़ रुपए वसूली का थमाया है नोटिस। इंडी गठबंधन की रविवार की रैली में मैच फिक्सिंग और देश में आग लगने जैसे बयानों पर घिरे राहुल गांधी। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कठोर कार्रवाई करने के साथ ही राहुल गांधी के भाषण पर रोक लगाने की भी की मांग। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई पार्टी घोषणा पत्र समिति की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को दी सख्त चेतावनी। बताया आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन। कहा सार्वजनिक बयान देते समय बरतें सावधानी। कच्चाथीवू श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके और कांग्रेस पर साधा निशाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों की उदासीनता को ठहराया जिम्मेदार। डीएमके और कांग्रेस ने कहा मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना दिवस के 90 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा साल 2014 में डूबने की कगार पर खड़ा बैंकिंग क्षेत्र अब बन चुका है प्रॉफिटेबल। सितंबर 2023 तक एनपीए 3% से भी कम। सही नीतियों ने बढ़ाई जीडीपी ग्रोथ। और जीएसटी कलेक्शन में बना दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड। मार्च में 1.78 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। सालाना आधार पर 11.5% बढ़ा आंकड़ा। और दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। हालांकि जब आबकारी नीति लाई गई तब दोनों ही मंत्री नहीं थे, केवल विधायक और प्रवक्ता थे। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी को लगातार केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा है कि कल सुबह 10 बजे वो बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हैं। सीएम सर कुछ कहेंगे? आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ईडी ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि पहली बार इस केस में सीएम केजरीवाल ने अपने दो मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम भी लिया है।
केजरीवाल ने ईडी पूछताछ में कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल, मंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज कोर्ट में ही मौजूद थे। सीएम केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे। वो तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे और यहाँ पर 15 अप्रैल तक वो बंद रहेंगे। साथ ही साथ ईडी ने आज उनसे कई सवाल पूछे, जिसमें विजय नायर को लेकर के उनसे सवाल किया गया ईडी के वकीलों द्वारा, तो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं था। वो गोलमोल जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो विजय नायर को जानते ही नहीं है और अगर विजय नायर रिपोर्ट करता था तो वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के पुराने आरोपी केजरीवाल के बचाव में सामने आ रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक दूसरे के सपोर्ट में रैली कर रहे हैं। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि एक समय था जब अरविंद केजरीवाल सभी चोरों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अफसोस है कि अब सारे चोर और भ्रष्टाचारी उनको बचाने में लगे हैं। तो वहीं आप नेता प्रियंका कक्कड़ भाजपा पर पीएमएलए कानून और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते नजर आईं। स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। तो 2 साल से हमारे खिलाफ एक 54 की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था। बाद में केंद्रीय एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। अब कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता तिहाड़ जेल में हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, तो अब सबको इंतजार होगा मंगलवार सुबह 10 बजे का, जिस समय दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे का दावा कर रही हैं। देखना होगा वो क्या बड़ा खुलासा आप करने जा रही हैं। आगे खबरों में, आम चुनाव से पहले कांग्रेस को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपए की आयकर मांग के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपए की आयकर मांग के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरोसा दिया है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, लिहाजा इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। कोर्ट में इस मामले में अब सुनवाई 24 जुलाई को होगी। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स नोटिस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को जनता को बताना चाहिए कि उसने टैक्स की चोरी की है या नहीं। कांग्रेस ये बताए कि इनकम टैक्स के जो नोटिस दिया है वो सही है या गलत, और आपने टैक्स की चोरी करी है या नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस को आयकर विभाग से फिर नया नोटिस मिला है।
जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 तक के लिए 1745 करोड़ रुपए कर की मांग की गई है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3567 करोड़ रुपए कर की मांग की जा चुकी है। खबरों के मुताबिक ताजा नोटिस 2014-2015 663 करोड़ रुपए, 2015-2016 करीब 664 करोड़ रुपए और 2016-2017 करीब 417 करोड़ रुपए से संबंधित है। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए भुगतान करने को कहा गया है। कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही निकाल लिए हैं। निखिल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज का हमारा विशेष इसी पर आधारित है, टैक्स के फेर में कांग्रेस अब आगे क्या। चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ईशान त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वेद जैन, टैक्स एक्सपर्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAI। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेद जैन जी, 3 महीने की राहत दी गई है, लेकिन 3 महीने के बाद की कार्रवाई कांग्रेस पर क्या रहेगी, क्योंकि दंडात्मक कार्रवाई को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है, सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए। देखिए रितु जी, मैं ये प्रोफेशनल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनकम टैक्स की धाराएं क्या हैं जी। जैसे मैंने पढ़ा और देखा है कि वर्ष 14-15 से लेके वर्ष 2021 तक के इनकम टैक्स के केसेस, जो रिटर्न जिन्होंने कांग्रेस ने फाइल की थी, वो खोली गई हैं और उन रिटर्न की रीअसेसमेंट करके ये 3500 करोड़ रुपए की लगभग डिमांड क्रिएट की गई है। तो कानून में ये प्रावधान है कि अगर वो डिमांड क्रिएट हुई तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। वो अपील कमिश्नर अपील पे जाती है और जब वो कमिश्नर अपील पे पेंडिंग है तो आप एक एप्लीकेशन देके ये कोशिश कर सकते हैं कि उस डिमांड को स्टे किया जाए। तो अब ये, क्योंकि अपील कमिश्नर अपील पे जाएंगी और वो ही इस बात को निर्धारित करेंगे कि क्या ये जो डिमांड क्रिएट की है, जो एडिशन की गई है, वो कितनी उचित है या नहीं है। और लेकिन क्योंकि डिमांड क्रिएट हो गई है तो उसके बीच में जो भी करदाता होता है वो एक एप्लीकेशन लगाता है कि मेरी डिमांड को स्टे किया जाए। अगर उसमें कोई प्राइमा फेसी केस बनता है तो वो डिमांड स्टे की जाती है। और एक इनकम टैक्स का सर्कुलर है जो ये कहता है कि अगर आप 20% जमा करा दें तो वो डिमांड पहली अपील तक रोकी जा सकती है। तो क्योंकि आज जब ये मैटर लगा था, आज मुझे ऐसे लगा कि वर्ष 1994-95 की अपील सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग पर आई थी, उस समय इसके बारे में चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में और उस समय लर्नेड एसजी ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम क्योंकि इलेक्शन की वजह से डिमांड को इस समय फॉलो अप नहीं करेंगे, तो इसकी जो चर्चा है वो सुप्रीम कोर्ट में अब 24 जुलाई को उसी डेट को होगी, तब तक के लिए इस डिमांड को स्थगित कर दिया गया है। तो ये कानून का एक प्रावधान है और आगे जब जुलाई में इसकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलेगी और साथ में मुझे ये जो फैसले हुए हैं, जो असेसमेंट ऑर्डर हुए हैं, उसके अगेंस्ट अपील कमिश्नर अपील पे जाएगी और वहां अपना पक्ष रखा जाएगा। रेवेन्यू अपना पक्ष रखेगा, कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। तो जो भी निर्णय होगा अपील का वो उसके ऊपर निर्धारित ये रहेगा कि इसके आगे क्या होता है। वो अपील में कांग्रेस का पक्ष एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कर कांग्रेस को देना पड़े। ईशान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान जी, फौरी राहत तो मिल गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते थे आप लोकसभा चुनाव के लिए, वो मुहैया कराया गया। तो रितु जी देखिए, पहली बात तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता लोभी पार्टी है और वो सत्ता को काबिज करने के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए या उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट हम सबने पढ़ा होगा और अभी हमारे पैनलिस्ट बता भी रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट में सभी राजनीतिक दलों को ये छूट दी जाती है, एक टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसका सेक्शन 29C ये एक ट्रेजरर जितने भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको एक फॉर्मेट देता है कि आपको जितना भी चंदा आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, वो एक फॉर्मेट में देना है, जो कि है परफॉर्मा 24A। ये हम सब ने देखा है। अब जो परफॉर्मा 24A है वो ये कहता है कि कहां से चंदा आया है, किसने दिया है, जिसने दिया है चंदा, जिसने दान किया है उसका एड्रेस क्या है,
और कितनी राशि उसने दान में दी है अगर वो 20,000 रुपए से ज्यादा है, और साथ में ये कि वो किस तरह से चंदा आया है, चेक से आया है, डीडी से आया है, आरटीजीएस आया है, या कैसे आया है, वो बैंक अकाउंट से कैसे आया है। अब देखिए बात ये है सारी कि 2017-18 में हमारी 14 लाख रुपए के आसपास की कुछ अनियमितता थी कांग्रेस पार्टी की, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया कि वो 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई इनकम टैक्स के द्वारा। दूसरी बात, जब हमने असेसमेंट किया कि ये जो सारी डिटेल्स है, जो परफॉर्मा है, ये इनकम टैक्स ऑफिस जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करके रखता है सभी पार्टियों की। जब हमने भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मा है वो उसको हमने जब एनालाइज किया तो उसमें ये निकला कि असेसमेंट ईयर 2017-18 में लगभग 1300 लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस नहीं दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का किया, और वो 4200 करोड़ रुपए की अनियमितता है। याद रखिएगा ऋतु जी, हमारी 14 करोड़ रुपए की अनियमितता थी और इनकी 42 करोड़ रुपए की अनियमितता है। उसमें से 92 लोगों के नाम नहीं है, और हमारे कितने थे? हमारे 23 लोगों का था इस तरह का डेटा। उसके बाद पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 250 लोगों का नाम नहीं दिया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। ईशान जी अग्रवाल जी, वो कहां रहते हैं, क्या है? जी, गोपाल कृष्ण जी हैं, गोपाल कृष्ण जी हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं ईशान जी। लेकिन ईशान जी एक बात बताइए, कांग्रेस ने जो 14.5 लाख का नगद डोनेशन लिया है, आखिरी 10 सेकंड, नगद डोनेशन जो 14.5 लाख का है कांग्रेस ने जो लिया है, उसे आप नियम के तहत आप मानते हैं? बिल्कुल। देखिए सारी पार्टियां, चाहे वो आपको मैंने जैसे बताया अभी कि किस तरह से वो डोनेशन आई है, ये हर पार्टी को रिवील करना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिस को, तो हमने नहीं कर पाए। लेकिन उसके लिए देखिए आप ये नहीं कर पाए, इसीलिए जो आपको छूट मिली थी, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों को छूट मिली है ईशान जी, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। शर्तों का ब्यौरा तो हम वेद जी से ले लेंगे, लेकिन जो तमाम आरोप अभी आपने बीजेपी पे लगाए हैं, गोपाल जी के पास चलते हैं। ईशान जी आती हूँ आपके पास, इस हिसाब से अगर गोपाल जी उन्हें बात खत्म कर लेने दीजिए। जी ईशान जी कहिए। उन्होंने हम पे पेनल्टी लगाई है उस हिसाब से तो 4600 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है, पेनल्टी प्लस उसका इंटरेस्ट मिला के वो भारतीय जनता पार्टी पे बनता है। ठीक, तो अब जाने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। जी गोपाल जी, एक तरफा कार्रवाई, गोपाल जी आपने सारी चीजें सुनी, उनका कहना है एक तरफा कार्रवाई है, और उन्होंने एक बार फिर यही बताया है कि भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह से 4600 करोड़ का बकाया बनता है। देखिए ऋतु जी, ये देखिए क्या घालमेल कर रही है कांग्रेस। 14.5 लाख को 42 करोड़ से इक्वेट कर रही है, जबकि बेसिक ये दोनों अलग अलग चीज है। 42 करोड़ जो भाजपा के ये फिगर बता रहे हैं वो है 20,000 से ऊपर का चेक से डोनेशन, जिसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मांगी और उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपलेट दिया और वो दे दिया। और जो 14.5 लाख है वह कैश डोनेशन है, जो कि कैश डोनेशन 2000 से ऊपर का है। तो इलेक्शन कमीशन का कंडीशन कहता है कि अगर 2000 से ऊपर आप कैश डोनेशन लेते हैं और टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते, ऐसी 4-5 कंडीशन है, तो आपका इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो पॉलिटिकल पार्टी को 0 टैक्स लगता है वो एग्जम्पशन खत्म हो जाता है सेक्शन 13(1) में। तो जब इतने 13(1) में जी, तो जो 14.5 लाख का डोनेशन कैश डोनेशन में 2000 से ऊपर कांग्रेस ने लिया, उसके कारण इनका 13(1) के अंतर्गत इनका जो एग्जम्पशन का क्राइटेरिया था वो मीट आउट नहीं हुआ, और इनकी सारी इनकम केवल 14.5 लाख नहीं, जितने भी डोनेशन इन्होंने लिए, जितने भी कांग्रेस ने 17-18 में डोनेशन लिए, वो सारे एग्जम्पशन नहीं, वो इनकम में, टैक्सेबल इनकम में, अदर सोर्सेज में काउंट हो गए। और जब कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में काउंट हो जाता है इनकम टैक्स रूल के अनुसार, तो उसके अगेंस्ट जो खर्चे होते हैं वो डिसअलाउ हो जाते हैं। तो इसलिए 14.5 लाख का ऊपर 135 करोड़ का टैक्स नहीं है, बल्कि 14.5 लाख जो इन्होंने कैश डोनेशन लिया उसके कारण इनकी सारी जो डोनेशंस है वो टैक्सेबल हो गई, और उसके ऊपर 135 करोड़ का टैक्स लगा है। तो पहला झूठ तो ये बिल्कुल, कल मैं 4 दिन से देख रहा हूं यही झूठा आलाप लगा रहे हैं। ईशान जी,
गोपाल जी रुकिएगा, गोपाल जी रुकिएगा। ईशान जी, धारा 13(1) का जो उल्लंघन है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से आकलन और 13 महीने बाद भी कांग्रेस ने नहीं भरा था भुगतान, तो देरी से भुगतान बढ़ना, 14.5 लाख का ब्यौरा ना देना, तो इन सब की वजह से जो आपको एग्जम्पशन मिलता था। कैश डोनेशन इलीगल है, आप नहीं ले सकते हैं, तो ये सब नियमों का उल्लंघन है। तो नियमों का उल्लंघन तो हो रहा है ना। ये तो यही झूठ गोपाल जी पूछ लीजिए। 14,42 करोड़ के बराबर गोपाल जी लगता है 4600 करोड़ रुपए की फिगर देख के उनको शायद हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ईशान जी, ईशान जी 14.5 लाख डोनेशन जो है, शायद गोपाल जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 29C नहीं पढ़ा है, जो ये कहता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अगर वो फॉर्मेट में नहीं देती हैं, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है इनकम टैक्स का, तो सारी टैक्स नोटिस पे भी जवाब नहीं दिया। सारी जो टैक्स एग्जम्पशन है वो सारी टैक्स एग्जम्पशन आपकी कैंसिल हो जाती है, नलीफाई हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि मैंने अभी आपको गिनवाया, 2017-18 में और पिछले 2 सालों में जितनी अनियमितताएं, ईशान जी इनकम टैक्स में 33 महीने बाद भी, ईशान जी 33 महीने बाद भी कांग्रेस को इन्होंने हमारी स्थगन याचिका जो खारिज हुई है वो 33 महीने की बाद हुई। आप समझ रहे हैं, 33 महीने बाद भी कांग्रेस ने भुगतान नहीं किया था। तो आप अगर देरी से कर रहे हैं, नोटिस लगातार आपको दिया जा रहा है, उस पर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वेद जी आपने दोनों बातें सुनी, जो लगातार वो कह रहे हैं 13(1) का उल्लंघन और जो एग्जम्पशन दिया जाता है वो कांग्रेस ने खो दिया था। कांग्रेस अगर लगातार नोटिस पर जवाब भी नहीं दे रही है, उस भुगतान को नहीं कर रही है, 14 लाख का कोई ब्यौरा नहीं है, और ये अपने आप में इलीगल है। मतलब ये राजनीतिक पार्टियों को 14 लाख नगद राशि लेने का नहीं अधिकार है। तो ऐसे में कार्रवाई क्या रहती है? ये जो तमाम सवाल कांग्रेस उठा रही है कि गलत कार्रवाई है, नियमों के हिसाब से क्या है? 17-18 के असेसमेंट ईयर का, पिछले 2 साल के असेसमेंट ईयर का क्यों भारतीय जनता पार्टी? ईशान जी आपने अपनी बात रखी, वेद जी से हम नियम कानून जानना चाह रहे हैं। आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, अलग बात है, आपके जो आरोप है उसके नियम जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनकम टैक्स के द्वारा ये चिंता का विषय है। ये लोग देश के लोकतंत्र को पॉइंट बाय पॉइंट खत्म करने के आप देश के कानून को नहीं मानेंगे, लोकतंत्र पे का ही विषय है आपके लिए। लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र की ये संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं ईशान जी, लेकिन अगर उनके नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो सवाल आपसे भी होगा, कार्रवाई आप पे भी होगी, कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी पे भी होगी, कार्रवाई कांग्रेस पे भी होगी। फिलहाल आप कानूनी नियमों के उल्लंघन के दायरे में है, तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। वेद जी, जो नियम कानून क्या कहते हैं जिस तरह का उल्लंघन हुआ है? मैं दोनों साथी जो राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एज ए प्रोफेशनल दोनों को मैं एक बता देता हूं कि कानून क्या कहता है और कैसे व्यवस्था है। जी देखिए, 1978 से पहले किसी भी पार्टी को कोई एग्जम्पशन नहीं थी इनकम चार्जेबल टू टैक्स की। 1978 में पहली बार कानून बना कि इनकम टैक्स में पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट होगी, और उसके बाद 2017 में कानून बना कि आप 2000 रुपए से ज्यादा का कैश में डोनेशन नहीं ले सकते। तो आज की, और आपको अपनी जो आयकर की विवरणी है वो समय से भरनी है। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप अपनी जो इनकम है, आपकी आमदनी हुई है ड्यूरिंग द ईयर की, उसमें ये इंश्योर करेंगे कि 2000 रुपए से ज्यादा कैश की कोई रिसीट नहीं है। अगर 2000 रुपए से ज्यादा की अगर आपको डोनेशन मिलती है तो आपकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, और दूसरा, अगर आप आयकर की विवरणी देर से भरते हैं तो उसकी एग्जम्पशन नहीं बनेगी। तो ये एक अपना आप में एक इश्यू है कि अब आपने क्योंकि रिटर्न टाइम पे नहीं भरी अगर किसी पार्टी ने, और या उसने 2000 से ज्यादा का चंदा ले लिया। ईशान जी, 2 मामले एकदम सामने हैं जिसको वेद जी ने कहा है, तो 2 मामलों में तो कांग्रेस नियमों के उल्लंघन में फंस रही है, और इसीलिए इनकम टैक्स आपके ऊपर इतनी कार्रवाई कर रहा है। दोनों में प्रावधान है। अगर रिटर्न आपने लेट भरी है, अगर किसी कारण से वो लेट है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को पावर है कि अगर आप वो रीजन एक्सप्लेन करें कि क्या कारण था जिसकी वजह से लेट हुई,
वो एग्जम्पशन उस समय आप कह सकते हैं कि भाई ये लेट का कारण है, वो अगर आप अप्लाई करते हैं या करी है तो उसके बेसिस पे आपको फिर भी एक्सटेंशन मिल सकती है कि ये पीरियड इस नाम के पीरियड का है, एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है। लेकिन जो दूसरा कानून है 2000 रुपए से ज्यादा कैश का, उसमें आज की डेट में कोई स्कोप नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक कंडीशन है एग्जम्पशन लेने की कि भाई अगर एग्जम्पशन लेने तो आप 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले सकते। ये कानून 2017 में बना हुआ है। अब उसकी कोर्ट में व्याख्या होगी कि इस 2000 रुपए से अचीव करने की वजह से कि क्या आपकी एग्जम्पशन, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर का ये कहना है कि आपने इस कानून की क्योंकि पालन नहीं किया है, तो इस वजह से उसकी एग्जम्पशन चली गई है, वो टैक्स लगा हुआ है। अब आप उसके ऊपर इनकम टैक्स में पूरे कानून नियम है, कमिश्नर अपील है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, वो एक अलग अलग प्रावधान है, उसके अंदर चैलेंजेस हैं, तो दोनों पक्ष को अपना अपना मौका रखने का मौका मिलता है। लेकिन कानून की व्यवस्था ये बहुत क्लियर है कि 2000 रुपए से ज्यादा कैश का चंदा नहीं लिया जा सकता और रिटर्न को टाइम पे भरना होगा। ये एक अपने आप में सवाल है। ईशान जी, कानून के उल्लंघन का मामला है, इसको राजनीतिक मामला क्यों बनाया जा रहा है? जी गोपाल जी, ईशान जी आपके पास आते हैं। जी गोपाल जी। हाँ, देखिए मैं एक और बात कह दूं कि ये जो 42 करोड़ का जो ऐसा कांग्रेस ने भी 2000 से ऊपर इनको नोटिस दिए थे, अगर ये जवाब दे 14.5 लाख का तो अलग इश्यू है जिसके कारण इनका एग्जम्पशन चला गया, लेकिन जो बाकी गैप्स थे वह भी ये अप्लाई कर सकते। इनको नोटिस दिए थे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने दिए थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिए थे, ना इन्होंने उन नोटिस का जवाब दिया, ना उनके पास गए। तो जब आप कंप्लाई करने का वो चांस दे सकते थे, आप करते ना, आप करोगे ही नहीं और कहोगे हम तो घर में बैठे रहेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे और फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे और हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। ईशान जी, चुनाव के मौके पर दो चीजों को क्या कांग्रेस मिला रही है? नियम कानून का उल्लंघन अपनी जगह है। देखिए 3 बड़े मामले हैं ईशान जी, 3 बड़े मामले हैं। पहला मामला 1800 करोड़ का है जो 17 से 2021 तक वित्तीय वर्ष से जुड़ा मामला है। इसमें कांग्रेस को जुर्माना और ब्याज दोनों देना है, जिसमें 1800 करोड़ है। दूसरा 135 करोड़ का है जो 18-19 का टैक्स असेसमेंट है उससे जुड़ा है। 14.5 लाख का जो नगद है उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो नियम कानून में उल्लंघन को चुनाव के समय चुनावी मुद्दा बना के लोकतंत्र पर हमला है, देश जल जाएगा, मतलब इस तरह का जो बयान आपके नेता दे रहे हैं ये गुमराह करने वाला बयान है। ये तो देखिए आपने जो बात करी वो डिपार्टमेंट ने कह दिया इलेक्शन लड़ो ना, बाद में देखा जाएगा। अब तो दे दिया, कहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड में 19, 20, 21, 22 तक की बात कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 93-94 की भी असेसमेंट ईयर लेकर आ गई जब सीताराम केसरी जी कांग्रेस के ट्रेजरर हुआ करते थे। तो ये जो साफ मंशा हम नहीं लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे। ईशान जी 3 महीने तक आप लोगों को चुनाव लड़ने तक की छूट है। क्या सुन लीजिए, चुनाव लड़ने 16 में सुप्रीम कोर्ट में गए, 93-94 का हम नहीं लेके आए। 16 वो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब ये बात आई है। जनता पार्टी छूट नहीं देगी किसी को चुनाव लड़ने की। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता हर एक नागरिक को है देश के। दूसरी बात सुनिए, यहाँ पर इनकम टैक्स की बात करें, चुनाव लड़ने की बात करिए। नहीं, लोकतंत्र की बात तो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अब देखिए 2024 में कई सारे प्रकरण बताऊंगा मैं अभी आपको। देखिए ईशान जी, हाईकोर्ट के सामने यही दलीलें आपने रखी, ये दलीलें हाईकोर्ट के सामने, और हाईकोर्ट के सामने वो दलील नहीं चली आपकी, तो हाईकोर्ट ने आपकी 3 पिटीशन खारिज करी। हालांकि आप इस समय चुनाव में हैं, लेकिन नियम कानून का उल्लंघन और चुनावी जो तमाम बयानबाजी होती है उन दोनों में अंतर होता है। लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि नियम कानून का पालन नहीं करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये बयान, और ये हम नहीं कह रहे, माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। जब चंडीगढ़ में चुनाव होते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई चुनाव में, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में। और ये किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अनिल मसीह ने करी। दूसरी बात, ये सारी बातें यहाँ पे क्या मतलब है? ये किन बातों को क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र अरे हम कोल ब्लॉक एलोकेशन की बात करें, आपने किस तरह से आपके नेता, आपके राहुल गांधी को बताया 8,000 करोड़ आपके सारे भ्रष्टाचारी। ईशान जी 3 महीने के बाद कांग्रेस को एक बार फिर इसी मामले में कोर्ट में शामिल होना पड़ेगा। मामला कोर्ट में भी है, इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन चुनाव में जाते समय जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इसको भी जनता बहुत बारीकी से देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the red herring prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक रक्षा मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में राजनाथ सिंह सहित 8 केंद्रीय मंत्री और 3 मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। 2047 के रोड मैप में पार्टी और सरकार की भूमिका पर सभी ने सुझाव दिए। इसके पहले 916 वीडियो वैन देश भर में गईं, जिनमें 3000 से ज्यादा विधानसभा में 100 से अधिक शहरों में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की गई और उन्होंने अपने सुझाव रखे। इसके अलावा एक मिस्ड कॉल अभियान भी चलाया गया था, जिसके तहत मिले करीब 4.25 लाख सुझाव का संकलन किया गया। साथ ही नमो ऐप पर भी 1,70,000 सुझाव आए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इन सुझावों पर आगे विचार करने के लिए समिति ने समय लिया है और दोबारा बैठक होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी गंभीरता से हर एक विषय पर विचार किया जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कार्यालय में संपन्न हुई। उसमें राजनाथ जी सहित 8 केंद्रीय मंत्री थे। कितना लोगों के बीच विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसीलिए इतने बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अलग अलग सुझावों से हमको लाभ दिया है। इन सब सुझावों का एक प्रकार से बेस बनाते हुए इनको संकलन करते हुए आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई है। अलग अलग विषयों पे अलग अलग हमारे माननीय नेताओं ने, समिति के सदस्यों ने समाज के सभी वर्गों का विचार करते हुए जो अलग अलग विचार आए, जो अलग अलग सुझाव आए हैं, उनका विचार करते हुए और देशहित और जनहित को प्राथमिकता देते हुए शॉर्टलिस्ट करके इन सुझावों के ऊपर आगे विचार करने के लिए और थोड़ा समय लिया है। अब यह समिति पुनः कुछ दिनों बाद मिलेगी। कांग्रेस तेलंगाना के उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान कर सकती है। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री
रेवंत रेड्डी समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। कांग्रेस अब तक देश भर में 212 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसके पहले 29 मार्च को कांग्रेस ने 9वीं लिस्ट का ऐलान किया था। इसमें राजस्थान के 2 कैंडिडेट्स के नाम बदले गए और कर्नाटक से 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में एक रैली को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 सालों में तरक्की का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के आर्थिक तंत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में सीमित रहा। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी के नेतृत्व में हर सप्ताह देश में एक नया विश्वविद्यालय खुला है। मोदी सरकार ने देश में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 10 साल से भारत के अर्थतंत्र को ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कर दो, भारत तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। कोटपुतली रैली ग्राउंड का जायजा लेने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने तैयारी का जायजा लिया। राजस्थान बीजेपी आईटी सेल के सह संयोजक विकास शर्मा ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की 25 की 25 सीट बीजेपी जीतेगी। देखिए विकास शर्मा से हमारे संवाददाता राजेश राज की बातचीत। अभी हम जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कोटपल्ली में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मंगलवार को रैली होनी है और इस रैली को सफल बनाने के लिए एरी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ विकास शर्मा है जो आईटी सेल के राजस्थान के को कन्वेनर हैं, वो भी हमारे साथ रैली ग्राउंड पर मौजूद हैं। विकास जी, कैसे देखते हैं राजस्थान में चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती जो है शुरू है, तमाम लोग कैंप कर रहे हैं, कितना उमंग है, कितना जोश है पीएम मोदी को लेकर? ये लोकसभा का चुनाव तो अब की बार पिछले चुनाव के कंपैरिजन में अगर आपने देखेंगे तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। सिर्फ ये चुनाव ओनली फॉर बहुमत के लिए ही नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव इस दरमियान पे सिर्फ और सिर्फ जो पिछली बार जीत का जो मार्जिन कम था, इस बार वो जीत का मार्जिन अतिरिक्त बढ़ेगा, इस उद्देश्य से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप ये देखेंगे ये जो सभा का जो आगाज है, माननीय प्रधानमंत्री जो राजस्थान से इस सभा का जो आगाज विजयी शंखनाद रैली का जो आगाज करने जा रहे हैं, उसे ये ऐतिहासिक जीत में जयपुर लोकसभा ग्रामीण की नहीं पूरे राजस्थान की सीटों के अंदर काफी अच्छा जो जीत का अंतर होगा वो परिवर्तन होगा। शुक्रिया विकास शर्मा जो को कन्वेनर हैं आईटी सेल राजस्थान के, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ कोटपल्ली जयपुर ग्रामीण से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। मैं पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। कच्चा तीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कच्चा तीवू द्वीप को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा है। पीएम मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है तो वहीं अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कच्चा तीवू मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 1974 और 76 में 2 समझौते हुए और हम जानते हैं ये किसने किया, बल्कि ये भी कि इसे किसने छुपाया। इस मुद्दे पर पूरा सच सामने आना चाहिए। तमिलनाडु के पास स्थित कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। 1974 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा तमिलनाडु के पास कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। यह जानकारी RTI के माध्यम से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने भारत के एक अंग को काटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया बल्कि देश की संप्रभुता से भी समझौता किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया X पर कहा कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कच्चा तीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और द्रमुक पारिवारिक इकाइयां हैं, उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ें, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चा तीवू पर उनकी संवेदनहीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरा महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है। कच्चा तीवू मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कच्चा तीवू पर 1974 और 1976 में 2 समझौते हुए और हम जानते हैं कि यह किसने किया, बल्कि यह भी कि इसे किसने छुपाया। बीते 20 सालों में श्रीलंका ने 6184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है और 1175 भारतीय मछुआरों की नौकाओं को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा सच सामने आना चाहिए। We believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about? How was Kachatibu? How was the 1974 agreement reached? How was Kachatibu given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are 2 agreements we are talking about. वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा इस मामले में बेतुका आरोप लगा रही है। दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से AIADMK उम्मीदवार जे जयवर्धन ने कहा कि डीएमके ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को छीना है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएमके ने कांग्रेस के साथ मिलकर हमेशा ये सुनिश्चित किया कि जो हिस्सा भारत का है वो श्रीलंका को दे दिया जाए। A recent RTI reply, he should ask for the RTI reply on 27th January 2015, when I believe Mr. Jaishankar was the Foreign Secretary. And that reply was signed by one Dr. Ranjan, an Under-Secretary or Deputy Secretary at the NEA. That reply clearly says that after negotiations it was concluded that the island, which is 1.9 square kilometers, according to my information, lay on the Sri Lankan side of the international border. It has always been the stance of the ADMK that with regards to Kachativu, DMK always has given away the rights of the people of Tamil Nadu, whether it's Kachativu, whether it's Kaveri issue, whether it's Mullai Periyar issue. It has always been ADMK which is a harbinger, which makes sure that rights are got. Whether it's through Supreme Court, whether it's through political ways, we have always stood for the rights of people of Tamil Nadu. But DMK, it is a very well-known fact that 1974, 1976, DMK in collision with Congress had made sure that what was part of India has been ceded away to Sri Lanka. So this has been
we have been continuously protesting against what DMK and Congress has done for such a long time. कच्चा तीबू द्वीप भारतीय तट धनुषकोडी से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। द्वीप का क्षेत्रफल 1.9 वर्ग किलोमीटर का है। अंग्रेजों ने रामनाथपुरम के राजा को इस द्वीप की जमींदारी सौंपी थी। भारत द्वीप पर लगातार अधिकृत रूप से था। साल 1974 में भारत ने इस पर अपना दावा छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में आयोजित आरबीआई एट 90 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने 90 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरबीआई की भूमिका देश के बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद अहम और बड़ी रही है। आरबीआई जो भी काम करता है उससे देश का सामान्य जनमानस सीधे तौर पर प्रभावित होता है। पीएम ने कहा कि देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई को एक संस्थान के रूप में आजादी से पहले और आजादी के बाद के कालखंड का गवाह बताया है। मुंबई में आयोजित आरबीआई एट 90 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज रिजर्व बैंक की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। पीएम ने आरबीआई से जुड़े लोगों से ऐसी नीतियों को बनाने की अपील की जो आने वाले दशकों के लिए अहम हो। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश कोविड की मार से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई को छू रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई को मॉनिटरिंग टूल पर सोचना चाहिए और वह ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने आरबीआई के अगले 10 साल के लक्ष्य तय करते हुए युवाओं की इच्छाओं को ध्यान में रखने की अपील की। उन्होंने रिजर्व बैंक को आगे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को भी कहा। हमें भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया के संकटों से कम प्रभावित हो। आज भारत ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 15% के साथ ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन रहा है। इन स्थितियों में ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा रुपया पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सेसिबल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो इसके उपाय अपनाने की भी अपील की। उन्होंने सभी तक इसकी जरूरत के मुताबिक पूंजी प्रवाह को पहुंचाने के लिए भी कहा। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। इतनी बड़ी जनसंख्या की बैंकिंग नीड्स भी अलग अलग हो सकती है। कई लोग फिजिकल ब्रांच मॉडल को पसंद करते हैं, कई लोगों को डिजिटल डिलीवरी पसंद होती है। देश को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो और सभी को उनकी जरूरत के अनुसार क्रेडिट एक्सेस मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट और विश्व में जारी युद्ध संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन तमाम दिक्कतों के बावजूद भी भारत में महंगाई का कोई खास असर नहीं हुआ है। सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन इसके भी कदम उठाए। इसलिए कोरोना संकट हो, अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो, तनाव हो, भारत में इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर ही रही। जिस देश की प्रायोरिटी स्पष्ट हो उसे प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दशक में उनकी सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र लाभ की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 2018 में लगभग 11.25% था। पिछले साल सितंबर तक ये गिरकर 3% से भी कम हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरबीआई दुनिया में अपनी व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है।
उन्होंने कहा कि देश में आज 52 करोड़ जनधन खाते हैं, इसमें भी आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम हैं। आज 7 करोड़ से ज्यादा पशुपालक, मछली पालक के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। यूपीआई आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि एक दशक के भीतर देश एक नई बैंकिंग व्यवस्था, नई करेंसी व्यवस्था में प्रवेश कर गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से योगेश शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेक इन इंडिया के चलते देश से होने वाले रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है, जो पहले 15,920 करोड़ रुपए था। हाल के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात में 31 गुना की वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात हासिल किया है, जिसमें निजी क्षेत्र ने 60% और डीपीएसयू ने 40% का योगदान दिया है। 2004-5 से 2013-14 के दौरान कुल रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रुपए था, जो 2014-15 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए हो गया। सरकार द्वारा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाए गए नीतिगत सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के साथ भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए एंड टू एंड डिजिटल समाधान के कारण रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो वहीं जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर भी एक बड़ी खुशखबरी आई है। मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन में 11% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह मार्च में सालाना आधार पर 11.5% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए कुल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.7% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत मासिक सकल संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला और लिग्नाइट उत्पादन का आंकड़ा 1 बिलियन टन पार होने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब हमने 1 बिलियन टन कोयला और लिग्नाइट उत्पादन को पार करके एक शानदार उपलब्धि दर्ज की है। यह हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हमने अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हासिल किया है और ये देश को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी मदद करेगा। घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों ने ये सुनिश्चित किया है कि आगे चलकर देश को कभी कोयले की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।